इस लड़के का रंग काला था और इस काले रंग की वजह से ही बेचारे को कानूनी रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये लड़का गलत टाइम पर गलत जगह मौजूद था। जी हाँ, इस लड़के का नाम था जॉर्ज स्टाइनीज। ये लड़का एक काले परिवार से ताल्लुकात रखता था और अमेरिका के साउथ कैरोलिना में बने मिलटाउन में रहा करता था। ये जगह जहां पर मौजूद है वो जगह एक समय पर काले और गोरों के बीच में आधी आधी बटी हुई थी। इस शहर के बीच में एक रेलवे लाइन थी जिसके एक तरफ काले लोग रहा करते थे और दूसरी तरफ गोरे लोग। ये परिवार बहुत शांति से इस शहर में रह रहा था, लेकिन इनको धक्के मारकर इस शहर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि इस परिवार का जो सबसे छोटा बेटा था उसे 2 लड़कियों के मर्डर का आरोपी बनाया गया। अब आप खुद सोच कर देखिए, चाहे इंडिया हो या फिर कोई भी देश हो, अगर कोई मर्डर का केस चल रहा है तो उसे चलने में सालों बीत जाते हैं, उसे सजा लगने में 20-20 साल 30-30 साल लग जाते हैं और तब भी सजा नहीं मिलती। लेकिन अमेरिका के इतिहास में जॉर्ज स्टाइनीज नाम का एक केस इतना बदनाम केस था कि इसमें इतनी जल्दी इसे आरोपी भी बना दिया गया, इसका ट्रायल भी हो गया, इसे सजा भी दे दी गई। जी हाँ, सिर्फ इतनी देर में कि आप उसमें मैगी भी नहीं बना पाएंगे। पूरे 7 दशकों तक साउथ कैरोलिना की कोर्ट द्वारा जॉर्ज स्टाइनीज को ही इस कांड का मुख्य आरोपी माना जाता रहा। लेकिन तब आया साल 2004 का समय, जब इस केस को फिर से खोला गया और अब की बार जांच की गई। लेकिन अब की बार यह जांच नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में बैठे अधिकारियों ने संभाली और उन्होंने अपनी इस जांच के अंत में पाया कि जॉर्ज स्टाइनीज तो पूरी तरह से निर्दोष था। उन्होंने कहा कि इस जांच में जो ट्रायल करने वाले अधिकारी थे वो ही गलत थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस केस में आखिर हुआ क्या था और ये केस आज भी क्यों अमेरिका के माथे पर एक काला टीका बनकर लगा हुआ है। तो बात सन 1944 की है, जब 2 गोरी लड़कियां जिम क्रो साउथ में रहा करती थी, जिनका नाम मैरी एमा थेन्स और बेटी जून विनेकर था। लेकिन उस दिन वो दोनों शाम होते होते भी अपने घर वापस नहीं पहुंची। इन दोनों की उम्र 7 और 11 साल की थी। इन दोनों लड़कियों को अंतिम बार शहर की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए देखा गया था। जी हाँ, ये लड़कियां दोनों अपने घर के लिए फूल तोड़ने के लिए गई थी और इन्हें रास्ते में जॉर्ज स्टाइनीज और उसकी बहन बेटी मिली। इसके बाद क्या हुआ वो आपको सच में हैरान कर देगा। पहले एमा ने स्टाइनीज से पूछा कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फूल कहाँ मिलेंगे। तो जॉर्ज स्टाइनीज ने तुरंत मना कर दिया कि उसे नहीं पता, वो तो इन गोरों के इलाके में ही नया है, बल्कि वो तो उस साइड रहता है, मतलब कि रेलवे पटरी के उस साइड। जिस वजह से एमा और जो उसकी दोस्त थी वो दोनों अपने रास्ते पर आगे चल पड़ी और यही वो लास्ट टाइम था जब इन दोनों लड़कियों को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। शाम होते होते भी ये दोनों लड़कियां अपने घर नहीं पहुंची, जिसके बाद ये खबर आधे शहर में फैल गई। जी हाँ, आधा शहर मतलब कि वो शहर जहां सिर्फ गोरे लोग रहा करते थे। और शाम होते होते जब नहीं पहुंचे तो तुरंत लोग पुलिस के पास गए। पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। लेकिन वो दिन भी छोड़िए, अगला दिन भी छोड़िए। जी हाँ, अगले दिन तक भी तलाश जारी रही। आसपास के जंगलों की तरफ देखा गया, लेकिन इन दोनों लड़कियों का कोई पता नहीं था। लेकिन दूसरे दिन, जी हाँ फाइनली दूसरे दिन, इन दोनों लड़कियों की बॉडी सड़क के साइड में बहने वाले एक नाले में पड़ी हुई मिली। तुरंत इन दोनों की बॉडीज को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का नाम सिसिल बोजार्ड था और उन्होंने तुरंत इन दोनों को देखकर ही कह दिया कि इन दोनों ने अपने बचाव में कुछ नहीं किया। जी हाँ, ना ही इनके हाथों पर कोई निशान थे, मारपीट के कोई निशान थे, लेकिन इन दोनों लड़कियों का मर्डर बहुत बेरहमी से किया गया था। जी हाँ, इन दोनों के सर को बहुत गंदी तरह से कुचला गया था और ना सिर्फ कुचला गया था बल्कि एमा के तो शरीर में कई जगह छेद भी हो चुके थे और बेटी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। डॉक्टर्स ने तुरंत बता दिया कि इन दोनों का कत्ल एक ही रॉड के साथ हुआ है, जो कि बहुत मोटी सारी होनी चाहिए अनुमान के मुताबिक। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और उसमें एक एंगल ये भी पता चला कि ये दोनों लड़कियां वहां के ही रहने वाले एक अमीर घर के गार्डन में फूल तोड़ने के लिए गई थी। लेकिन पुलिस ने कभी भी उस एंगल की तरफ जांच शुरू ही नहीं की। लेकिन तब किसी ने अफवाह उड़ा दी कि उसने अंतिम बार एमा और बेटी को जॉर्ज और उसकी बहन के साथ बात करते हुए सुना था। और जैसे ही ये अफवाह ने तूल पकड़ा, पुलिस के कानों तक ये बात पहुंची। पुलिस ने अपनी गाड़ियां तैयार करी और सीधा जॉर्ज के घर रेड मारी। बिना कुछ पूछे उसको हथकड़ियां लगाई गई और उसे तुरंत जेल के एक छोटे से कमरे में लाकर बंद कर दिया गया। अब पुलिस वालों ने उसके साथ कई घंटों की पूछताछ शुरू की और जब पुलिस वालों का मन इस पूछताछ से भर गया, उसे मारपीट करके भर गया, तो उन्होंने खुद से ही अपना रजिस्टर निकाला, वो बयान वाला रजिस्टर जिसमें वो बयान लिखते थे। उसमें खुद ने, जी हाँ, उन्होंने खुद ने जॉर्ज के बयान लिखे और उसमें लिखा कि हाँ, मैंने ही इन दोनों लड़कियों का मर्डर किया है। मैं बता देता हूँ कि जो वेपन यूज़ किया गया था, मर्डर वेपन यूज़ किया गया था, वो कहाँ पर है। टोटली पुलिस ने अपनी तरफ से लिखा और उस पर बिना बताए ही जॉर्ज के साइन ले लिए।
पुलिस वालों ने एक 15 इंच की रॉड का कहीं से प्रबंध किया। जी हाँ, 15 इंच की रॉड कितनी हो सकती है? 1 फुट से 3 इंच बड़ी, छोटी सी। आप सोच कर देखिए, 15 इंच की रॉड से क्या कोई 14 साल का लड़का 2 लड़कियों का एक साथ मर्डर कर सकता है? लेकिन पुलिस वालों को लग रहा था हाँ, पुलिस वालों ने खुद ने ही 15 इंच की एक रॉड का प्रबंध किया और उसे कोर्ट में बताते हुए पेश किया कि यही मर्डर वेपन है और ये मर्डर वेपन हमें लड़कियों की लाश से तकरीबन 6 फीट दूर पड़ा हुआ मिला है। और जॉर्ज ने भी कन्फेस कर लिया है कि यही वो मर्डर वेपन है जिससे उसने इन दोनों लड़कियों को मारा था। समय बीतता जा रहा था, उसका ट्रायल भी खत्म होने वाला था और किस्मत का हाल तो देखिए, उस समय अमेरिका में एक 14 साल के बच्चे को माइनर नहीं बल्कि अडल्ट माना जाता था, यानी कि जो सजा बड़ों को मिलने वाली थी वही अब जॉर्ज के नाम भी चढ़ने वाली थी। उन लड़कियों को मरे तकरीबन 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने बाद जॉर्ज का ट्रायल क्लैरेंडन काउंटी की कोर्ट में शुरू हुआ। इस कोर्ट ने जॉर्ज की तरफ से प्लॉडन नाम के एक व्यक्ति को उसका वकील बनाया। लेकिन सच कहूं तो प्लॉडन पूरी तरह से यूजलेस बंदा था, क्योंकि उसने पूरे ट्रायल के दौरान अपनी तरफ से कुछ बोला ही नहीं, यानी कि अपनी तरफ से छोड़िए, जॉर्ज के पक्ष में कुछ बोला ही नहीं। उसने एक भी गवाह ऐसा बनाकर पेश नहीं किया जो जॉर्ज के पक्ष में गवाही दे सके। इनफैक्ट वो तो पूरी कार्रवाई के दौरान हमेशा आराम से चुप बैठा रहता। दूसरी तरफ पुलिस ने वही लेटर जो जॉर्ज से धक्के से साइन करवाया था अपनी तरफ से मन मुताबिक लिखकर, वो उन्होंने कोर्ट में पेश किया। और जब कोर्ट ने जॉर्ज से पूछा कि क्या तुमने सच में उसके मर्डर किए हैं, लेकिन जॉर्ज ने वहां साफ मना कर दिया। जी हाँ, वो बोल रहा था कि वो उनसे उस दिन मिला जरूर था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके उन दोनों लड़कियों का मर्डर कर सके। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका की तब की कोर्ट ने पुलिस के सामने दिए हुए बयान को कैसे वैलिड मान लिया। इनफैक्ट हमारे भारत में आज भी क्या, हमेशा से ही यही चलता आ रहा है कि हमेशा कोर्ट में जो जज के सामने बयान दिए हुए हैं वही वैलिड होंगे, चाहे आरोपी ने पुलिस के आगे कुछ मर्जी बोला हो, वो बयान वैलिड नहीं होंगे। खैर, उसकी गिरफ्तारी से लेकर उसके ट्रायल तक एक बार भी जॉर्ज को उसके माता पिता से नहीं मिलने दिया गया। मिलना तो छोड़िए, वो लोग तो कुछ शहर में ही नहीं दिख रहे थे, क्योंकि गोरो लोगों ने उन्हें मार मार कर शहर से बाहर निकाल दिया था। बेचारे अब करें तो क्या करें। तकरीबन 1500 लोग थे जो जॉर्ज के इस केस पर काम कर रहे थे, लेकिन सब एक गोरे। और तब फाइनल ट्रायल शुरू हुआ। जी हाँ, इस फाइनल ट्रायल शुरू होने के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाद ही वहां की कोर्ट ने जॉर्ज को आरोपी साबित कर दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी चार्ज इस पर लगेंगे, यानी कि जो उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर वाला चार्ज लगाया गया था, वो उस चार्ज को भी कभी किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। जब ये ऑर्डर सुनाए जा रहे थे तो जॉर्ज का वकील प्लॉडन एक बार भी अपना मुंह उठाकर कुछ बोला तक नहीं। सोचकर देखिए वो कैसा वकील था। खैर, अब इसमें यहाँ पर सजा सुनाई गई और वो सजा थी जॉर्ज को मौत दी जाएगी, और वो मौत भी इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर, यानी कि करंट वाली कुर्सी पर बैठाकर जॉर्ज को मौत के घाट उतारा जाएगा। जैसे ही इस मौत की सजा का ऐलान हुआ तो शहर में आवाज उठी। कुछ गोरे लोग और बहुत सारे काले लोगों ने मिलकर शहर में पेटिशन चलाया और कम से कम उस बच्चे की उम्र देखकर ही उस पर रहम खाने की भीख वो सभी मांग रहे थे। राज्य के गवर्नर के घर हर दिन सैकड़ों मेल पत्र आ रहे थे जिसमें सभी लोग जॉर्ज के ऊपर थोड़ी सी रहम करने की भीख मांग रहे थे। लेकिन तब आई 16 जून 1944 की तारीख, जब जॉर्ज जिस साउथ कैरोलिना स्टेट पेनिटेंट्री में बंद था उसे वहां से निकालकर एग्जीक्यूशन चैम्बर तक ले जाया गया। उसने एक लूज फिट जंपसूट पहना हुआ था, हाथ में बाइबल की किताब पकड़ी हुई थी और उसका भार सिर्फ और सिर्फ 43 किलो का रह चुका था। सोचकर देखिए, सिर्फ और सिर्फ 43 किलो उसका वजन रह चुका था। कितना पतला हो चुका था वो। और सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ये जो इलेक्ट्रिक चेयर है जिसके ऊपर बैठाकर मौत की सजा दी जाती है, ये चेयर बड़े लोगों के लिए बनाई गई है। इस पर कभी कोई बच्चा बैठा ही नहीं। वहां एग्जीक्यूशन चैम्बर में मौजूद स्टेट इलेक्ट्रीशियन को ही उसके हाथ और पैरों में इलेक्ट्रोड्स को बांधने में काफी देर का समय लग गया। अगर कोई आम इंसान होता तो उसको वो बांधने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लेता है, लेकिन उसके पैर और हाथ बहुत छोटे छोटे से थे। सोचकर देखिए उसके हाथ और पैरों पर इलेक्ट्रोड्स कैसे बांधी गई होंगी। उसके मुंह पर एक खुला सारा मास्क भी डाला गया। वो मास्क उसके मुंह से बहुत बड़ा था। आमतौर पर उसे बड़े बड़े लोग ही पहनते थे, लेकिन अब इस छोटे से बच्चे को पहनाया गया। अंतिम बार भी उससे थप्पड़ मारते हुए ये पूछा गया कि अगर तुम चाहो तो मरने से पहले एक बार कबूल सकते हो कि तुमने ही वो दोनों हत्याएं की थी। लेकिन जॉर्ज ने सिर्फ 2 शब्दों में रिप्लाई दिया और वो उसके 2 अंतिम शब्द थे, नो सर। जी हाँ, नो सर बोलते ही सभी उसको फिर से थप्पड़ मार कर बाहर कमरे से बाहर चले गए और कमरे से बाहर जाते ही गेट बंद किया और तुरंत इलेक्ट्रिक चेयर का स्विच ऑन कर दिया गया।
सेकंड के 1000वें हिस्से में जॉर्ज के शरीर से 24,000 वोल्ट का करंट गुजर चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। उसने जो मास्क पहना हुआ था, झटके से सिर हिलने की वजह से वो मास्क भी नीचे गिर चुका था। उसके मुंह से थूक की एक मोटी लार भी टपक रही थी और 3 मिनटों तक उसको ये झटके दिए गए और 3 मिनटों बाद डॉक्टर अंदर गया और उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के 83वें दिन जॉर्ज को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन एक सच ये भी है कि सच कभी छुपा हुआ नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल वो सामने जरूर आएगा। आप खुद सोचकर देखिए कैसे इस केस को निपटाने के लिए एक अश्वेत बच्चे को कानूनी रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब अगर हम इस केस को दोबारा ओपन कर भी लेते थे तो ना ही जॉर्ज वापस आ सकता था और अभी तक तो सबूत भी सारे मर मिट चुके थे। लेकिन सन 2004 में मैकेंजी और मैट बर्जस, जो कि वहां के एक लोकल अटॉर्नी थे, उनके सामने केस आया और जैसे उन्होंने इस केस की फाइल पढ़ी तो उनकी आंखें फटेगी फटी रह गई। और उन दोनों का सबसे पहला सवाल यह था कि क्या एक 14 साल का लड़का 2 लड़कियों का मर्डर एक साथ कर सकता था। वो दोनों लड़कियां भी लगभग जॉर्ज की ही कद काठी की थी, तो वो कैसे उनका मर्डर कर सकता था। इससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्या वो लड़का उन दोनों का मर्डर करने के बाद उन्हें खींच कर सड़क के साइड में बने नाले में डाल सकता था। मेरे ख्याल से तो नहीं। साथ ही यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक 14 साल का लड़का दिन दहाड़े 2 मर्डर कर देता है और उसे किसी ने देखा तक नहीं। जी हाँ, इसमें कोई गवाह तो सामने कभी आया ही नहीं कि हाँ मैंने जॉर्ज को मर्डर करते हुए देखा है। ये बात तो कभी किसी ने बोली ही नहीं। और उससे भी बड़ा सवाल जो मुझे आज तक परेशान कर रहा है वो ये कि एक 14 साल का लड़का 2 छोटी छोटी लड़कियां जिन्हें वो जानता तक नहीं था, उनका मर्डर क्यों करेगा। खैर 2004 में फिर से एक केस कोर्ट में आया और अब की बार फिर से सबूत कोर्ट में पेश किए गए। जॉर्ज के जो परिवार वाले, जो अगली पीढ़ियां आ चुकी थी, उन सभी को बुलाया गया और वो सभी बार बार रोते हुए यही बोल रहे थे कि जॉर्ज ने कभी भी पुलिस वालों के सामने कोई बयान ही नहीं दिए थे। पुलिस वालों ने खुद से ही अपनी तरफ से ये बयान लिखकर कोर्ट में पेश किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। जिस टाइम वो लड़कियां मरी थी उससे तो बहुत पहले जॉर्ज अपने घर आ चुका था। वो तो आराम से बैठकर खाना खा रहा था और तभी पुलिस वहां आई और उसे धक्के से ही पकड़ कर ले गई। जिसके बाद कोर्ट में उस एविडेंस को पेश किया गया और उस एविडेंस में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जहां पर लाश मिली उसके चारों ओर कहीं पर भी खून के कोई निशान मौजूद नहीं थे। सिर्फ लाश वहां पड़ी हुई थी, खून नहीं था। जिसका मतलब ये था कि इन दोनों लड़कियों का मर्डर कहीं और किया गया है और इन्हें यहां पर लाकर डंप कर दिया गया है। अगर यहां पर मारा होता तो खून के निशान कम से कम वहीं पर मौजूद होते, लेकिन वो वहां से गायब थे। तब एक और गवाह सामने आया और वो गवाह था उसी जेल का जो उस जेल में पहले काम करता था जहां पर जॉर्ज रहा करता था। और उसने बताया कि 70 सालों पहले जॉर्ज हमेशा सारा दिन यही बोलता रहता था कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है। लोग उसे क्यों ऐसे ही धक्के से उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, पुलिस वाले क्यों उसे मौत के घाट उतारना चाहते हैं, उसने तो जबकि कुछ किया ही नहीं है। लेकिन उसकी सुनने वाला कौन था। खैर 2014 में साउथ कैरोलिना की ही कोर्ट में बैठी जज ने 70 साल पहले सुनाए गए इस फैसले को पूरी तरह से गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि इस तरह से कानूनी रूप से ही हो बेशक, लेकिन जॉर्ज को मौत के घाट उतारा जाना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था। जिस तरीके से ये पूरा केस हैंडल किया जाना था उस तरीके से उस केस को हैंडल नहीं किया गया। जल्दबाजी में सब कुछ किया गया, ट्रायल्स में पूरा टाइम नहीं दिया गया और जो जॉर्ज के पक्ष के वकील थे, यानी कि एक ही वकील था प्लॉडन, उसे भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये बात सुनकर जॉर्ज के जो रिश्तेदार अब बचे हुए थे वो सभी रोने लग गए। आप खुद बताइए कि क्या जॉर्ज को इस तरह से मौत के घाट उतारा जाना, क्या एक 14 साल के लड़के को मौत के घाट उतारा जाना सही था या नहीं। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट त्यागी जी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।